क्रिसमस 2023 से ठीक पहले सैन एंटोनियो टेक्सास में 18 साल की सवाना सोतो और उसके बॉयफ्रेंड 22 साल के मैथ्यू गुएरा लापता हो गए हैं। ये जोड़ा जल्द ही माता पिता बनेगा। सवाना की अस्पताल में प्रेरित प्रसव होना है, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाती। हमें उसके बारे में जानने का हक है। हम उससे प्यार करते हैं, हम उसे याद करते हैं, चाहे कुछ भी चल रहा हो। उसे घर आने दो ताकि हम उसके साथ खुशियों भरा क्रिसमस मना सके। लेकिन क्रिसमस का दिन बिना किसी सुराग के गुजर जाता है। अगले दिन 26 दिसंबर को कोई पुलिस से संपर्क करता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिला है जिसे कोई परिवार कभी नहीं पाना चाहता। खिड़की में देखा, चिल्लाने लगी। मैं उसके घर के ठीक पीछे पला बड़ा हूँ। मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा। मेरे मुंह से बस निकला, हे भगवान नहीं। अभी हम जो देख रहे हैं वो एक बहुत ही उलझन भरा अपराध स्थल है। वो एक आत्ममुक्त इंसान था। उसे ये अच्छी तरह आता था कि कैसे उसे ये यकीन दिलाए कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वो अचानक खून मारने भी। यह डिकोडर पर विशेष पुलिस फुटेज के साथ ये सवाना सोतो और मैथ्यू गुएरा की डरावनी गुमशुदगी की कहानी है। अब आप स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन के साथ एपिसोड्स बिना विज्ञापन देख सकते हैं। लिंक विवरण में है। 23 दिसंबर को स्थानीय पुलिस विभाग को एक लापता व्यक्ति के बारे में कॉल प्राप्त होती है। ये सवाना के परिवार वाले हैं जो उसके प्रसव शुरू कराने की अपॉइंटमेंट में उसका साथ देने अस्पताल आए हैं। सवाना वहां नहीं है और 21 दिसंबर के बाद से कोई उससे संपर्क में नहीं है। उसी शाम करीब 7:30 बजे पुलिस उसकी सलामती की जांच करने उसके पते पर पहुंचती है। उन्हें उसका दरवाजा टूटा मिलता है। पुलिस, क्या यहाँ कोई है? अंदर आ जाइए। तुम्हारे पास यहाँ पूरी टीम मौजूद है। ये पैनल पे निर्भर करता है। बैठिए, चेक करो। पुलिस, कृपया रुको। तुम्हारे पास क्या है ग्रेव? पुलिस, ये दरवाजे से नहीं है और कहीं और कोई निशान नहीं। हाँ, उनका प्रसव शुरू कराया जाना था। फिर हम अस्पताल जाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने ये सब जांच लिया है। दरवाजे के अलावा अपार्टमेंट में कुछ असामान्य नहीं है। सवाना का परिवार आसपास के सभी अस्पतालों में फोन कर रहा है। कोई भी उस नाम का कोई मरीज नहीं देखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं अस्पताल में काम करता था, अगर उसने आपको स्वीकृत सूची में नहीं डाला है तो वे आपको कुछ नहीं बताएंगे, वे आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। ये अजीब है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है, लेकिन छोड़िए। उसके पापा का एकमात्र सुराग उसका बॉयफ्रेंड मैथ्यू गुएरा है, जो खुद भी कहीं नहीं मिल रहा है। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रग डीलर है और उस पर पहले हमला हुआ था। वो पहले भी कानून से उलझ चुका है, लेकिन ड्रग डीलिंग से हत्या तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। वो लड़का डीलर है, लेकिन वे उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माता पिता कॉल कर रहे हैं, वे काउंटी को कॉल करते हैं, वे लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब लड़की के पिता यहाँ हैं। आज उसका प्रसव शुरू कराया जाना था और वे उसे अस्पताल ले गए। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन खैर, जैसा मैंने कहा, दरवाज़ा तोड़ा गया है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। आप जानते हैं, अपार्टमेंट ठीक ठाक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब कुछ बिखरा हुआ या ख़राब नहीं है। तो असल में सब कुछ काफ़ी ठीक ठाक है, सब कुछ व्यवस्थित है। वहाँ किसी भी संघर्ष या झगड़े के कोई निशान नहीं है। सब कुछ साफ़ सुथरा है, बस दरवाजे को छोड़कर। हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वहाँ कोई था जो बाद में चला गया, या बाद में बंदूक में था, या कुछ ऐसा? नहीं। और फिर हम साफ सुथरे दिखेंगे। ठीक है, हमने सुरक्षा जांच की थी और हमें पता है हम कुछ और नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं लगता कि किसी ने दरवाजे खंगा दी हो? नहीं, हाँ, वहाँ टीवी नहीं है और सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मेरा मतलब, उन्होंने बच्चे के लिए नर्सरी भी बनाई है। अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा ही। तो क्या वे बहस कर रहे थे? क्या उनके बीच कोई समस्या थी, या बात करने के लिए कुछ नहीं था? उसने पहले भी हमला किया है। पहले नहीं, मेरा मतलब है अभी इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा मतलब, अगर आपने मुझसे कहा होता हाँ। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आपको, मैं समझता हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिलता है कि क्या चल रहा है। मेरा मतलब, मुझे पता है कि लोगों की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन अभी तो वे लोग बच्चे के आने को लेकर उत्साहित थे, शायद, है ना? सवाना और मैथ्यू अपने बच्चे के जन्म और परिवार शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन कुछ अनहोनी हो गई है जिसका किसी को पता नहीं। क्रिसमस के दिन सवाना का परिवार पुलिस विभाग में आता है ताकि जांच में मदद करने के लिए और जानकारी दे सके। सवाना और मैथ्यू अभी भी लापता हैं। हम यहाँ सवाना की तलाश में हैं। जैसा कि हमने वहाँ बात की थी,
हमारे अधिकारी अपार्टमेंट पर कुशल क्षेम की जांच कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पहली बात, अगर सवाना वापस आए तो हमें पता चल सके कि वो कहाँ है। मुझे जानना है क्योंकि मैं आज कुछ लोगों के संपर्क में रहा हूँ। मैं मैथ्यू के पापा गैब्रियल गुएरा के संपर्क में रहा हूँ और उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। मैट या सवाना से उस बुधवार गुरुवार के बाद से उसकी दोस्त शुक्रवार से मर चुकी है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख शनिवार को दर्ज हुई थी, लेकिन वे सिर्फ समय रेखा देने नहीं आए। नहीं, जासूसों के लिए उनके पास जो खुलासे हैं वे चौंकाने वाले हैं। वो उसे बहुत कंट्रोल करते थे। उसने उसे सोशल मीडिया रखने की भी इजाजत नहीं दी। ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे याद है जब उसने पिछले क्रिसमस पर उसे चोट पहुंचाई थी। असल में ठीक क्रिसमस ईव पर उसने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था। और ये कहाँ हुआ था? काउंटी है इसके पास वाले अपार्टमेंट्स में। सही। हाँ, 10 नंबर वाले अपार्टमेंट में। और हॉल के पार जो रिंग कैमरा है उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैं पहुंची तब पुलिस वाला था, पर वो जा चुका था। मेरा मतलब वो जा चुका था, उन्होंने इसे बंद कर दिया था। ऐसा लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड और उसके होने वाले बच्चे के पिता मैथ्यू के साथ हुई ये घटना उनके बीच इकलौती समस्या नहीं थी। वो हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहा है। मैं उसे बताती हूँ कि मैं भी उसके पापा के साथ प्रताड़नापूर्ण रिश्ते इनकी। मैंने उसे कई बार समझाया कि ये सब मत सहो। एक बार जब उसने उसे बहुत चोट पहुंचाई, हमने पुलिस बुलाई, फिर भी वो उसके पास लौट ली। असल में अभी जब हम बात कर रहे हैं वो अस्पताल में है। वो अस्पताल में है, मैंने ये देखा और आप सबका ध्यान इसी पर दिलाना चाहता था। 27 सितंबर को सवाना पर हमला कर उसे चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। मैंने देखा कि जमानत की शर्तों में संपर्क या बातचीत परेशान करना मना था, ऐसा ही कुछ। उदाहरण के लिए इस साल मुझे लगता है कि वहीं था और शायद वहां कोई अपडेट भी हुआ हो, लेकिन रिकॉर्ड चेक में यही दिखाया गया था। तो क्या वो सही लगता है? मैंने नहीं सुना कि उसके बाद उसने उसे फिर कभी चोट पहुंचाई हो। क्या वो जानबूझकर आप लोगों से वो जानकारी छुपा सकती है? हाँ, तो ऐसा होना असामान्य नहीं है कि उसके साथ मारपीट हो और वह कुछ न बताए। तो मैथ्यू और सवाना को तो एक दूसरे के आसपास भी नहीं होना चाहिए था, और अब दोनों ही गायब हो गए हैं। जासूस ने मैथ के पिता से भी बात की है। उन्हें जमानत की शर्तों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हाँ आप जानते हैं मेरा बेटा, मुझे पता है कि उसने उसके साथ हाथापाई की है। और उन्होंने उसे बताया, आप जानते हैं उन्होंने अपने बेटे मैथ हेमन से कहा है, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि तुम बिल्कुल काबू में नहीं हो। पिता के अनुसार 18 साल की उम्र में उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वो काबू से बाहर था। इस मामले में सही है, अब तक जो भी हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैथ की इसमें एक भूमिका जरूर है। सही है, यही समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमारे पास किस अपराध का मामला बनता है? हमारे पास किस खास अपराध का ठोस मामला है? दूसरे शब्दों में, क्या हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उस रात हुई मारपीट को देखा हो? नहीं। क्या हमारे पास निगरानी फुटेज है? अभी नहीं। सही है, अगर वो मिले तो ठोस सबूत होगा। मैं आपको अभी बता सकता हूँ, अगर मुझे वह जानकारी मिलती है और मैं उसे उसके साथ मारपीट करते देखता हूँ तो मैं उसी वक्त वारंट निकलवाऊंगा और मैं उसे प्रसारित भी करूंगा और बाकी सब कुछ भी करूंगा। इस सबूत के बिना उनके पास अपार्टमेंट की गहराई से तलाशी के लिए तत्काल तलाशी का कानूनी आधार नहीं है, खासकर अब जब उन्हें कुछ और भी पता चला है। उस समय दरवाजा तोड़कर खोलने वाले व्यक्ति मैट के पापा थे शुरुआत में, और यही उन्होंने मुझे फोन पर बताया था। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे, सवाना और मैट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। वो परेशान थे। अब फिर से मैंने उनसे पूछा, क्या आप आम तौर पर ऐसा कुछ खास हालात में करते हैं? फिर से, आप जानते हैं मेरा काम उंगलियां उठाना और कहना नहीं है कि अरे ये सही नहीं लग रहा या नहीं। वो बात मेल नहीं खाती। लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने कहा, अरे सुनो, सवाना उस बच्चे को जन्म देने वाली थी। मुझे लगता है बच्चे का नाम फैबियन है। वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ उसके साथ क्या हुआ। क्या वो ठीक है? फिर उसने दरवाजे पर लात मारी। थोड़ी उलझन थी क्योंकि शुरुआत में दरवाजे की ही बात हो रही थी
और क्या ये अपहरण जैसा मामला था? क्या वहाँ किसी को बांधने जैसी कोई बात थी? क्योंकि आमतौर पर जब दरवाजे तोड़े जाते हैं, है ना, लोग आमतौर पर चोरी या हमला करने की नीयत से ऐसा करते हैं, यानी घर में घुसपैठ जैसी घटनाएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, यहाँ तक कि दरवाजा भी नहीं तोड़ा गया था। जासूसों को अब यह सोचना पड़ रहा है कि यह गुमशुदगी का मामला शायद घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला हो सकता है, और मैट उनका मुख्य संदिग्ध है। मुझे याद है आपने कहा था वहाँ बंदूक या राइफल थी। एक बड़ी थी, वो ऐसी थी जिसमें छोटे छोटे छेद थे, काली थी और उसमें छोटे छोटे छेद थे जैसे। ठीक है। कभी कभी क्या उसमें था। क्या वो इतना लंबा था? ये इतना लंबा था और मैंने पैसे का एक ढेर देखा जो अभी भी वहाँ था। जब हम वापस गए उनके पापा वहाँ थे और मैं पहुंची तो वो पहले ही नीचे थे, और जब मैं अंदर गई तो बंदूकें गायब थी, पैसे भी गायब थे, और मैं सोचने लगी यहाँ कौन आया था। जब मैंने वहाँ पुलिस वाले को देखा, उसने कहा मुझे पता है वे यहाँ आए थे, पर उसने नहीं बताया कि आप लोगों के पास बंदूकें थी। मैंने सोचा कि वो उसके पापा होंगे क्योंकि उनके पापा बहुत बदनाम है। और आपने ये चीजें कब देखा था? पैसों की गड्डी, बंदूक? शनिवार को करीब 1 बजे जब मेरा बेटा खिड़की से अंदर गया था। ये चीजें कहाँ रखी थी? बड़ी बंदूक सोफे पर थी। सोफा? छोटी वाली अलमारी में थी, और पैसे ड्रेसर के ऊपर रखी छोटी सी मेज पर थे। और तुम अंदर गए? क्यों गए थे तुम अंदर? मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं सवाना के साथ कुछ हुआ तो नहीं, या अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं की, क्योंकि वे जवाब नहीं दे रहे थे। और ये अजीब था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो उस दिन को लेके बहुत उत्साहित थी। मेरा मतलब है वो थी। उस समय दरवाजे की हालत क्या थी? वो सामान्य थी। अब अपार्टमेंट से एक बंदूक और छिपाकर रखी नकदी गायब हैं, जो सवाना के गायब होने के कुछ समय बाद लिए गए थे। मैंने नीचे के पड़ोसियों से बात की, उन्होंने भी सहमति जताई कि वह बुरा था। वे कभी कभी मेरी बेटी की चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज सुनते थे। और जैसा कि मैंने उस महिला से कहा, अगर आपको वहां जाने से डर लग रहा था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आप जानते हैं, वो बस आप जानते, वो डरी हुई थी, आप समझ रही है। मुझे आपसे ये पूछने दीजिए। मैं पहले से ही, आप जानते हैं, अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्यों, लेकिन मैं आप लोगों की आपकी राय जानना चाहता हूँ। सवाना मैथ्यू के साथ क्यों रहेगी जब उसे पता है कि वो हिंसक है और पहले भी उसे पीट व हमला कर चुका है? आपकी राय में वो क्यों रहेगी? मुझे नहीं पता। मैं अभी मुझे एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो एक आत्ममुक्त था। उसे पता था कि कैसे उसे बहलाकर ये यकीन दिलाना है कि सब बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर जब वो उसे मारता था वो वही करती थी जो वो चाहता था। उसने उसकी मासूमियत और बहुत सी चीजें उससे छीन ली। तो कोई बाहरी कारण नहीं थे, मतलब मानसिक रूप से वह किसी भी नशे की आदी नहीं थी। हेलो, मुझे नहीं पता। उसने अगर कुछ आजमाया भी था तो बस मारिवाना। और उसे वो भी पसंद नहीं आई थी। उसने कभी कोई नशा नहीं किया, कभी नहीं। मैथ्यू के कथित ड्रग डीलर होने से वो उस दुनिया में अब भी उलझी थी। क्या सवाना ने कभी ऐसी कोई बात बताई थी? क्या उसने कहा, माँ बस आपको बता दूं, आप जानती हैं? मैंने खत्म नहीं किया, वही कर रहा था। हाँ, लेकिन सवाना ने ऐसा कहा था, उसने मुझे नहीं बताया। उसने कभी नहीं बताया कि उसे पता था कि मुझे भी पता है। उसने सब वैसे ही रहने दिया। दूसरे शब्दों में, कुछ भी ऐसा कह देना जिससे वो खतरे में आ सकती थी। वो अब उस स्थिति में है जहां उस पर कर्ज है। नहीं, मुझे उसे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बतानी चाहिए। वो मुझे ये बात नहीं बताती थी कि फिर मैं उसे वहां से जबरदस्ती निकाल लेती। सही है, सही है। मैथ्यू भी संदिग्ध है, लेकिन हो सकता है उसके काम की वजह से दोनों मुसीबत में फंसे हों, जिसमें इंसान गायब हो जाता है। वन्ना ने कहा था कि बच्चे के बाद वो उसे छोड़ देगी। मुझे लगा कि क्योंकि वो ये नहीं चाहता था, वो उसे लेकर अधिकार जताने लगा। शायद उसने उसे पहले या बाद में कितनी बार छोड़ने की कोशिश की है? उसने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वो सिर्फ उसके बच्चे की वजह से उसकी परवाह करती थी। उसका बच्चा उसकी दुनिया था। तो मतलब मैं फिर उसी बात पर लौटता हूँ कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा। सवाना का परिवार पुलिस विभाग से और भी ज्यादा सवालों के साथ निकलता है, जवाबों से ज्यादा सवाल लेकर। अगले दिन जब उन्हें उन सवालों के जवाब मिलते हैं तो वे उनकी कल्पना से ज्यादा दुखद और परेशान करने वाले होते हैं।
हाँ, जब तक वे काम करेंगे मैं परिवार को पीछे रखूंगा। क्या दरवाजे खुले हैं? मास्क कीजिए शायद। एसएपीडी। 18 साल की गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी करीब है और 22 साल का एक पुरुष। एक स्थानीय निवासी ने मैथ्यू की ग्रे किया कार को डैनी के ड्राइव पर एक अपार्टमेंट के बाहर लावारिस खड़ा देखा। वे सवाना के परिवार को फोन करते हैं, जो पुलिस को बुलाता है। तो मुझे नहीं पता कि उन्हें यह सूचना कैसे मिली, लेकिन हमें हर जगह से सूचनाएं मिल रही हैं। उन्हें सूचना मिली और वे इधर आने लगे। मैं भी आया। क्या अधिकारियों ने कार की तलाशी ली, तभी मैथ्यू का परिवार भी आ गया। उन्होंने सुना है केस में बड़ी प्रगति हो सकती है, जो अधिकारियों को डराती है। प्राइवेसी बनाए रखने के लिए एक चादर पकड़ते हुए उन्होंने मैथ्यू और सवाना की लाशें पाईं। नमस्ते, मैं डिटेक्टिव अलोंसो योनकर्स पुलिस विभाग से हूँ। हमारे पास संभवतः एक हत्या या आत्महत्या का मामला है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। हमें अभी एक लापता व्यक्ति की गाड़ी मिली जिनमें 2 लापता लोग थे। ठीक है, ये ज़ाहिर तौर पर एक हत्या की जांच होगी, लेकिन मुझे पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया है कि चर्च या शव में जकड़न के साथ जो लोग पहले से ही बैठे हैं उन्हें पहले से जानकारी दे दें। सड़ा गला नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे शरीर वहाँ कुछ दिनों से पड़ा हुआ है। घना सा लग रहा है। सवाना को आगे की सीट पर सिर में गोली लगने की चोट के साथ पाया गया है। मैथ्यू पीछे की सीट पर है। लगता है उसे सिर में गोली लगी है या उसने खुद को मारी है। यही अधिकारी का शुरुआती अनुमान है, मर्डर सुसाइड, खासकर सवाना के परिवार की जानकारी के आधार पर। लेकिन वो थ्योरी जल्दी गलत साबित होती है। मर्डर वेपन का सुराग नहीं है। मैथ्यू को मौत के बाद कार में घसीटा गया था, ऐसा लगता है। आखिरकार वो मासूम शिकार है। ये दोहरा हत्या मामला है और हत्यारा अभी भी फरार है। नमस्कार, मैं डिटेक्टिव जेरेमी गुडविन सैन एंटोनियो पुलिस के हत्या विभाग से हूँ। डिटेक्टिव गुडविन जांच के लिए घटनास्थल पर बुलाए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील पर साफ तौर पर खून लगा हुआ था और साथ ही सेंटर कंसोल पर भी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, आप जानते हैं, जब मैं घुटनों के बल नीचे झुककर वाइजर की तरफ देख रहा था तो मैंने ड्राइवर वाइजर के पास एक बुलेट का निशान देखा। सवाना को शायद कार के अंदर ही गोली मारी गई थी, लेकिन मैथ्यू को शायद नहीं। पीछे का बायर टायर की साइड वॉल पर मुझे ऐसा लगा कि उस पर खून लगा हुआ था और फिर रिम के अंदर ऐसा लगा था कि वहां खून है। रिम के अंदर भी खून जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कोई खून से सना हुआ व्यक्ति टायर से सटाकर रखा गया था और खून लगने के बाद वाहन को चलाया गया था। इन सुरागों के बाद जासूसों ने पार्किंग लॉट के निगरानी कैमरों की फुटेज देखी। रात 11:59 पर 21 दिसंबर को एक शेवरले वैन को अंदर आते हुए देखा गया। ट्रक के पीछे वाले हिस्से का कवर एक कोण पर है, जैसे कोई चीज उसे खुला रखे हुए है। फिर मैथ्यू की किया को ट्रक की ओर आते हुए देखा गया। तो जैसे ही एक वाहन पास आया, एक और वाहन आया जो पीड़ित का वाहन लगता था। वो ट्रक के पास बिना लाइट जलाए आया। आखिर ट्रक ने भी लाइटें बंद कर दी और फिर ट्रक का ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और दूसरी पीड़ित की गाड़ी के ड्राइवर के पास जाता है। ट्रक का ड्राइवर बाहर निकलता है, एक सफेद तौलिया लेता है और जहां उसने छुआ था वह किया के दरवाजे के बाहर को साफ करता हुआ दिखता है। आपके पीछे वो व्यक्ति क्या है? वो बाहर निकला। मैंने देखा वो मैथ्यू नहीं लगा, क्योंकि मैथ्यू काफी लंबा और दुबला है। वो व्यक्ति उतना लंबा नहीं लग रहा था। ड्राइवर वाहन में बैठकर बिल्डिंग के पीछे गाड़ी चलाते हैं। 3.5 मिनट बाद ट्रक फिर से दिखाई देता है। क्या आपने उस समय ट्रक के बारे में कुछ देखा? हाँ मैडम, ट्रक का पिछला हिस्सा अब सीधा है। ये केंद्र से हटकर नहीं लगता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सपाट लगता है। ऐसा लगता है कि ट्रक के पिछले हिस्से में जो भी था, शायद मैथ्यू का शव उसे पीछे छोड़ दिया गया था। डिटेक्टिव गुडविन के अनुसार फुटेज में दिखे 2 में से कम एक हत्यारा है। फुटेज में ट्रक की नंबर प्लेट छुपी होने से वे पीड़ित की कार पर ध्यान देते हैं। किया कार को 21 दिसंबर रात 10:22 बजे अपार्टमेंट से निकलते देखा गया था। जीपीएस डेटा के अनुसार वो कार रात 11:50 बजे चार्ली चांद ड्राइव पर रुकी
और वहां 4 मिनट तक रही। मैं गूगल अर्थ पर गया ताकि उस चौराहे और आसपास का इलाका देख सकूं। और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने देखा कि वहां एक ट्रक था जो पहले देखे गए वाहन से बहुत मिलता जुलता था और ड्राइववे में खड़ा था। चार्ली चान, मैंने तय किया उस पते की जांच करूंगा। तो आपको जांच में क्या मिला? मैंने उस जगह के निवासियों के बारे में पता लगाया। सबसे पहले मुझे रामोन प्रेसियादो मिला। मैथ्यू की इंटरनेट हिस्ट्री से पता चलता है कि उसने उसी दिन चार्ली चान ड्राइव सर्च किया था। इससे लगता है वहां पहुंचने से पहले गाड़ी मैथ्यू चला रहा था। सीसीटीवी में दिखा कि वहां से निकलने के कुछ मिनट बाद गाड़ी चला रहा व्यक्ति मैथ्यू नहीं था। मैं ड्राइविंग लाइसेंस डाटाबेस तक पहुंच सका। मैं रेमन की एक फोटो देख सका और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आपकी लंबाई, आपका वजन और आपकी एक तस्वीर भी होती है। वह ट्रक से निकलते दिखे व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता है जिसे ट्रक से निकलते देखा गया था। पहचान भी बहुत मिलती है। फिर मैंने देखा कि उसके साथ वहाँ उसकी पत्नी भी थी, मर्टल रोमानस। और फिर मैंने डेटाबेस चेक किया और पाया कि उनका एक बेटा है, क्रिस्टोफर प्रेसियादो, जो उसी जगह पर रहता है। क्रिस्टोफर की उम्र मैथ्यू और सवाना के करीब लग रही थी। 3 जनवरी को डिटेक्टिव्स प्रेसियादो के पते पर गए और दोनों, रामोन और क्रिस्टोफर, उनसे सामने के आंगन में मिलने के लिए बाहर आए। डिटेक्टिव्स उनकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग कैमरों में रुचि रखते हैं। मैंने मॉनिटर्स में रिकॉर्डिंग की है, पर मैं लाइव में देखना चाहता था और ये ज्यादातर प्लेबैक रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर वो फुटेज रिकॉर्ड होती तो उसमें मैथ्यू और सवाना को उस पते से जिंदा निकलते या कोई और परेशान करने वाली चीज दिख सकती थी। ये सिर्फ लाइव है। डिटेक्टिव्स रेमन और क्रिस्टोफर को अलग अलग इंटरव्यू के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ले जाते हैं। क्रिस्टोफर 19 साल का फार्मेसी छात्र है। पूछताछ के कमरे में अकेला छोड़े जाने पर वह अजीब व्यवहार करता है। वो अपनी कुर्सी को बिना उंगलियों से छुए अंदर खींचता है, जैसे उसे सबूत छोड़ने का डर हो। मैं इसमें रहा हूं तो मैंने लेबल के लिए AAS ले लिए, ठीक है। बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। मेरे पास एक केस है जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, ठीक है। तुम्हारे पापा मुझे नीचा दिखाते हैं, फिर भी मेरी मदद करते हैं तुम्हें मुझसे जोड़ने में, लोकेशन के साथ। रामोन के इंटरव्यू की फुटेज जारी नहीं हुई है। हालांकि हलफनामे में उन्होंने माना कि 21 दिसंबर की रात ट्रक डैनी के ड्राइव तक चलाया और सीसीटीवी में दिख रहे ड्राइवर खुद थे। उन्होंने क्रिस्टोफर को मैथ्यू की किया के ड्राइवर के रूप में भी पहचाना की है। क्रिस्टोफर को अपने पिता को झूठा कहना ही पड़ता है, तो वह मैथ्यू से संपर्क में होने की बात स्वीकार करता है। मैंने उसकी माँ को मैसेज किया था। आपका क्या संपर्क था? घटना के बाद, लेकिन ये झूठ है। उसका इंस्टाग्राम अभी भी एक्टिव है। मैं इसमें आऊं लेकिन मुझे इसमें नहीं मिला, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कट्स और ऐसी चीजों की तस्वीरें पोस्ट की गई और मे भी बस बहुत तेज हो जाए तो बुरा नहीं था। मैं बस नहीं चाहता, मैं इसे उससे जोड़ना नहीं चाहता। वो कई चीजों के जवाब लिख रहा था। क्रिस्टोफर के अनुसार मैथ्यू ने उस रात ड्रग डील के लिए सहमति दी थी, जो उसके फोन पर मिले इंस्टाग्राम संदेशों से मेल खाता है। उस दिन उसने वही से सादा नाम के एक अकाउंट को मैसेज किया था, जिसमें उसने नकद में कीमत बताई थी। उस अकाउंट ने क्रिस्टोफर का पता चार्ली चान ड्राइव पर भेजा। रात 11:49 बजे मैथ्यू ने मैसेज किया कि वो पहुंच रहा है। मैं आज सोने वाला था लेकिन मुझे पता नहीं चला। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। और फिर जब आप अपने घर पहुंचे तो क्या हुआ? जब मैं घर पहुंचा तो मुझसे पहले से ही थोड़ा नाराज था। बोला, मैंने तुम्हें बाहर रुकने को कहा था, फिर भी तुम यहाँ बाहर मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही थी? तो सच में बहुत परेशान था। वो कह रहे चलो और सीसी इलाके में मैं कह दूं वो लोग भी बाहर पड़ गए थे। मैंने कहा क्या? ये अजीब था क्योंकि पहली बार उसने मुझे अपनी कार में भगाने की कोशिश की थी। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं बस ये सोच रहा था क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि बात क्या थी, तो मैंने बस ठीक है माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो।
अच्छा किया दोस्त, बस तुम कहो कि तुम यहाँ हो। मुझे नहीं पता। क्रिस्टोफर कहता है कि उसे लगा कार में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सवाना भी वहां थी। तुम जानते हो मुझे थोड़ा इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि वो था या नहीं, लेकिन मैं बता सकता था कि उसने कुछ लिया था। वो सामान्य व्यवहार नहीं था। वो पहले से ही मुझसे चिढ़ा था और उसकी लड़की भी ऐसी ही थी। जैसे वो बात करने की कोशिश कर रही थी और वो भी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया वो क्या थी। वो उससे किसी बात के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो बस उस पर चिढ़ता ही आ रहा था। और वो बस ऐसा था, ठीक है क्या तुम अपनी हरकतें बंद कर सकती हो, जैसे क्या तुम उसे चुप रहने के लिए कह सकती हो। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा था, नहीं मैं बस चुप रहूंगा, मैं उससे बात करूंगा। मुझे नहीं पता ऐसी स्थिति क्या आप घबराहट महसूस करें। फिर वो उससे चिढ़ने लगा। उसके जैसे उसके बालों में कुछ था, ये उसके पास उसकी बंदूक थी और उसने जो किया वो उससे सच में बहुत चिढ़ा। वो बस वहाँ बैठा था, अचानक बोला यार भाई पता है। फिर बोला नहीं भाई वो ले ले, तू बाहर देख। तो मैं बाहर निकलने ही वाला था और मैंने ऐसे करते हुए अपना फोन पकड़ लिया, क्योंकि मैं फ्लैश करना चाहता था, क्योंकि रात के बीच में अंधेरा था। मैं पहले कभी उस कार में नहीं बैठा था, तो चढ़ने के लिए कोई पायदान वगैरह नहीं था। तो मैं बस दरवाजा खोल रहा था तो दरवाजे में एक बोतल थी। मैं ऐसे करके अपना फोन निकालने लगा। मैं फ्लैश ऑन करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही उसमें अचानक हरकत की, वो ऐसे करता है उस पर छोटी सी बंदूक तान देता है। मुझे तब समझ नहीं आया क्या करूं। क्रिस्टोफर के अनुसार मैथ्यू ने बंदूक निकाली। मैं वहां था, वहां एक लाल रंग की थी, उसने वही किया। मुझे पता चल गया था कि वो उसे मुझ पर तानने वाला है, तो उसने वो मेरे चेहरे में तान दी थी। तो मैं ऐसे करता हूँ और फिर वो उसे खींचता है, ट्रिगर दबाता है, ठीक है, और फिर वे उसे पीछे की सीट पर बिठा देते हैं। तो आप लोग पीछे की सीट पर हैं। मैं पीछे की सीट पर। मैं पीछे की सीट पर हूँ, तो मैं बस पीछे की सीट पर रोल ऑफ का इस्तेमाल करना चाहता था। हाँ पीछे की सीट वाला मुझे उसे धक्का देना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे चेहरे पे आप जानते हैं ऐसे। तो मैं बस ऐसे करता हूँ और उसे थोड़ा दूर कर देता हूँ और फिर मैं थोड़ा नीचे देखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो नीचे लगे। लेकिन गोली क्रिस्टोफर की बजाय सवाना को लगी। वो बस खून मारने लगी, या फिर ऐसा था मैंने देखा कि उसके यहाँ उसकी बाईं तरफ से खून बह रहा था। मुझे ऐसे ही लगता है। हाँ। लेकिन इसमें एक समस्या है, सवाना सिर्फ दाहिनी तरफ खून से लथपथ थी, बाईं तरफ नहीं। तो उसने ऐसा करने के बाद उसने मुझे थोड़ा सा ऐसे धमधमाया, जैसे उसे धक्का देने के लिए, ये देखने के लिए कि शायद वो होश में है या नहीं। और फिर वैसे जैसे मेरी तरफ उसे घुमा देता है, कहता है, पर वो समझ जाती है क्या होने वाला है। वो बस चलने वाला है, वो बस आने वाला है। मैं जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता, वो फिर मेरी तरफ मुड़ती, तो मैं भी वही करता। अब मैं उसे वैसे धकेलता जैसे पहली बार किया था, ऐसे ही। ठीक है, तो ये आया कि उसने चुना है और वे फिर चले गए। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं आप यात्रा पर हैं। थोड़ा सा हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या आपको गोली मार दी गई? ऐसा मैंने यही सोचा, क्योंकि वो चुप हो गया। मैंने उसे पीछे अपनी सीट पर बिठाया, फिर कार चलाई। आप कार कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ तक? मैं उसे अपार्टमेंट तक ले गया और वहीं छोड़ दिया। क्या आप वहाँ किसी से मिले? नहीं। मैंने पापा को फोन किया, क्या आप मेरे साथ अपार्टमेंट देख सकते हैं और मुझे भी आ सकते हैं प्लीज? मैं उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। मुझे पता है कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। अपार्टमेंट्स? आप उस आदमी को पीछे की सीट पर उसके पास बिठा दो। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि सीज के साथ इस पर कैसे रिएक्ट करूं। उसकी कहानी में कई बातें नहीं मिलती। मसलन उसने मैथ्यू के शव को कैसे हटाया। मैं तो पहले से ही पीछे की सीट पर था, तो मैंने बस उसे अंदर खींच लिया। तो तुमने ये अपने सामने किया जब मैंने उस कार को टक्कर मारी? तुमने दूसरी कार को टक्कर मारी? नहीं, मैंने कभी माफी नहीं मांगी। मैं तुम्हें उसका आखिरी हिस्सा दूंगा। और ये इस पर खून है, इसे देखो। ठीक है, वो वहां नहीं होना चाहिए अगर आप हमेशा कार में रहें। ठीक है, ड्रीम्स में भी खून है जो वहां नहीं होना चाहिए। क्या ये सब तब हुआ जब आप और आपके पापा उस जगह पर थे किसी भी दिन? क्या आप लोगों ने उसे बाहर निकाला था? क्या आप लोगों ने उसे बाहर निकाला था? नहीं, ठीक है। कार के पूरे कंसोल पर घसीटे जाने के कोई निशान या आगे की हेडरेस्ट पर खून नहीं था।
जहां मैथ्यू के मरने के वक्त उसके बैठने की बात थी। ये जो घाव है यहाँ, इसे कॉन्टैक्ट वुंड कहते हैं। सही है, उसे धक्का दिया गया था, यानी बंदूक उसके सिर से सटाकर चलाई गई, सिर के दाहिने तरफ। अगर सिर तिरछा होता तो इसी तरह होता। वो इस तरफ देख रहा था, बंदूक नीचे थी। वो पूरे समय उसकी तरफ देख रहा था। तो जब आपने कहा कि वो आपको देख रहा था, उसने आपकी तरफ इशारा किया, मेरी तरफ इशारा किया, और फिर वो बोला तुम्हें ऐसे पता चला। पर डिटेक्टिव गुडविन साबित कर सकते हैं कि ये सच नहीं है। इस तरफ सही है, तो अगर मैं यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ और वो इस तरफ देख रहा है, अगर वो यहाँ खींच रहा है तो उसे इसे तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसे पूरी तरह यहाँ तक मोड़ना पड़ेगा ताकि वो कोण मिल सके जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सही है, मैं वो कोण पाने के लिए हाथ पीछे ला रहा हूँ। तो ऐसा करने से उस कोण पर सिर से सटाकर गोली चलाना मुश्किल होगा, जहाँ गोली आर पार निकलकर वाइजर के पास निशान छोड़ती है। सवाना की गोली के घाव की दिशा में भी ऐसी असंगतियां हैं। वे उससे मेल नहीं खाते। सबूतों का झुकाव हमें एक कहानी बताता है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हथियार को धकेलना वगैरह मेल नहीं खाता, मुझे नहीं पता आपको ये मेरे सामने रखना था या नहीं। अगर आप उसे धकेले भी, कौन मेल नहीं खाता? आपके पास बंदूक नहीं और आपको ये भी नहीं पता कि उसका हथियार कहाँ है। हाँ, वो आदमी बिल्कुल उसके ऊपर था। हाँ, वो पहले भी दीवार में रहा है। हाँ, पहले भी दीवार में रहा है। वो दीवार में रहा है, मुझे नहीं। अगर तुमने मेरे पैसे लिए, मुझे नहीं पता। क्या तुमने लिया था? क्या तुमने अपने पैसे वापस ले लिए? मुझे इसका जवाब नहीं है, क्योंकि पूरी स्थिति अजीब थी। तुम क्या बोलने वाले थे? तुम इसमें क्या जोड़ने वाले थे? जब आप लोग वापस आकर पार्क कर चुके थे, तब से करीब 5 मिनट बीत चुके थे। तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम ही थे जो पार्क से नहीं गए, वो हजारों में से एक तुम थे। तुम लोग वहां 5 मिनट रुके, मुझे नहीं पता और क्या तुम। मुझे नहीं पता उसने कैसे सोचा कि उसे गोली लगी थी। एक व्यक्ति, जासूस उसे वही छोड़ देता है, ये मानकर कि वह झूठ बोल रहा है, और वह बहुत सी बातों के बारे में झूठ बोल रहा है। उसके घर के कैमरे फुटेज रिकॉर्ड और स्टोर करते हैं। जब जासूसों को वो फुटेज मिलती है, सब कुछ सवालों में घिर जाता है। रात 11:50 बजे क्रिस्टोफर को मैथ्यू की कार की ओर जाते देखा गया। वो 2 मिनट के लिए बाहर गया है, फिर वो 11:52 पर घबरा कर फ्रेम में लौटता है। 30 सेकंड बाद वह तेजी से कार की ओर लौटता है। क्रिस्टोफर ने कहा कि वह कार से नहीं उतरा। उसने यह भी दावा किया कि उसने सिर्फ अपने पापा को मदद के लिए फोन किया था। उसकी मम्मी पापा दोनों को सुरक्षा कैमरों में ट्रक में चढ़ते देखा गया है। उसकी मम्मी मैथ्यू की कार को देखने के लिए इधर-उधर देखती हैं, इससे पहले कि वह ट्रक में चढ़ें। क्या आप ट्रक के बेड के बारे में कोई टिप्पणी कर सकती हैं? तो जब आप वीडियो देखते हैं, ट्रक का बेड जब ड्राइववे से निकल रहा होता है, वो समतल और बीच में है, प्रतिवादी के पापा की गाड़ी के ठीक ऊपर। 4 मिनट बाद ट्रक अपार्टमेंट पहुंचता है, तब उसका बेड असमान होता है। उन 4 मिनटों में उसमें बड़ा सामान रखा गया था, शायद किसी इंसान के आकार का। इस सबूत ने जासूसों के सामने घटनाओं का नया रूप रखा है। क्रिस्टोफर ने मैथ्यू को अपने घर बुलाया और उसे मार डाला, और सवाना को भी। लेकिन क्यों? ये और सीसीटीवी फुटेज है जो जासूसों को जवाब तक ले जाएगा। मैथ्यू 21 दिसंबर रात 8:44 पर अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सीसीटीवी में दिखे थे। मैं देख सकता हूं कि उसकी गर्दन में कुछ गहने हैं और उसके दाएं हाथ में जो दिखता है वो अंगूठियां हैं। उसके शरीर पर कोई गहना या अंगूठी नहीं थी, और उसका बटुआ और सवाना का पर्स भी गायब था। जांच के दौरान जासूसों ने मैथ्यू और सवाना के अपार्टमेंट की तलाशी वारंट के तहत ली। शुरुआत में उन्हें नहीं लगा कि ऐसा कुछ मिला है जिसकी सबूत के तौर पर कोई अहमियत हो, लेकिन फिर उन्होंने कुछ देखा। जब अधिकारियों ने 23 दिसंबर को वेलफेयर चेक किया था, तो मास्टर बेडरूम की दीवार पर पर्स लटके हुए थे। जब वे 28 दिसंबर को वापस आए, तो वे पर्स गायब थे। सवाना के परिवार द्वारा बताए गए गायब बंदूक और पैसे को भी याद रखें। अब संदिग्धों की पहचान के बाद वे रामोन के ट्रक के जीपीएस रिकॉर्ड के लिए वारंट लेते हैं, और पता चलता है कि 24 दिसंबर को ट्रक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स गया था, वेलफेयर चेक के अगले दिन। यह स्थानीय सीसीटीवी में भी दिखा है, और इसी तरह एक संभावित मकसद सामने आता है।
क्रिस्टोफर ने कहा कि मैथ्यू ने उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन अब जासूसों को लगता है उल्टा क्रिस्टोफर ही मैथ्यू को लूटने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैथ्यू, समाना और उनके अजन्मे बेटे की मौत हुई। मौत के बाद क्रिस्टोफर ने घर में कीमती चीजें खोजने के लिए सब कुछ उलट दिया। क्रिस्टोफर पर कैपिटल मर्डर के 3 आरोप लगे हैं। उसके पिता पर शव के साथ अवैध छेड़छाड़ का आरोप है, क्योंकि उन पर इसे छिपाने में मदद करने का आरोप है, और क्रिस्टोफर के वकील ने मुकदमे में उसके माता पिता को दोषी ठहराने की कोशिश की। वो बंदूक जिसे हत्या का हथियार माना जा रहा था, उसके माता पिता की अलमारी में मिली। आखिरकार किया में क्रिस्टोफर ही था और उसी ने ट्रिगर दबाया। कैपिटल मर्डर यानी एक घटना में एक से ज्यादा लोगों की हत्या। फैसला फॉर्म। हम ज्यूरी आरोपी क्रिस्टोफर रे प्रेसियादो को काउंट 1 के तहत कैपिटल मर्डर का दोषी मानते हैं। उन्हें उम्र कैद मिलती है। सुनवाई में परिवारों ने पीड़ितों पर पड़े असर के बारे में बयान दिए। तुमने मैथ्यू और उनका अजन्मा बेटा दोनों छीन लिए। तुम्हें मिलने का मौका नहीं मिला, जीने का भी नहीं, एक दिन भी नहीं। मैथ्यू मेरा भाई और सबसे अच्छा दोस्त था। मैं बस कहना चाहता हूं कि आप बहुत मूर्ख हैं और आपने और आपके वकील ने आत्मरक्षा के बेकार बहाने से सबका समय बर्बाद किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी जाएं, वहां के लोग जानें कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है, और वे आपके साथ उसी हिसाब से व्यवहार करें। क्रिस्टोफर के पिता का मुकदमा 11 मई 2026 को शुरू होना था, लेकिन रद्द कर दिया गया और फिर से तय नहीं हुआ। उसकी मां के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए गए हैं। आप इस सिहरन पैदा करने वाली कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपने विचार बताएं। अगली बार तक सुरक्षित रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही द डिकोडर पर मिलेंगे।